का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं, इलियट वेव थ्योरी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली दो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, एक डाउ थ्योरी, लास्ट टाइम हमने इस पे डिस्कस किया, इसको समझा कि किस तरह से तीन तरह की वेव्स मार्केट में आती हैं। प्राइमरी ट्रेंड्स जो मार्केट के मूवमेंट्स को सेट करते हैं, डायरेक्शन तय करते हैं। करेक्शन वेव्स जो, या करेक्शन ट्रेंड्स भी जिनको आप बोल सकते हैं, कुछ समय तक जो बने रहते हैं। और एक रिपल्स जो डे टू डे की फ्लक्चुएशंस होती है वो। तो डाउ थ्योरी और इसी पर बेस्ड जो दूसरी थ्योरी है दैट इज इलियट वेव थ्योरी। इलियट वेव थ्योरी, ठीक है, ये नंबर 1। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस थ्योरी को, इलियट वेव थ्योरी, या सिंपली इसको आप वेव थ्योरी भी बोलते हैं। अगेन ये भी एक तरह से मार्केट के पैटर्न्स की स्टडी है कि मार्केट किस पैटर्न में मूव करती है, मार्केट किस तरह से चलती है। तो यहां पर भी जो इसकी बेसिक अजम्पशन है, ठीक है, बेसिक अजम्पशन ये है कि मार्केट वही जो डाउ थ्योरी की थी, मार्केट डज नॉट मूव रेंडमली। मार्केट रैंडमली मूव नहीं करती, ठीक है, बट या रादर देन बट इट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। अगर हम किसी तरह से हमारे जो भी पिछले वर्षों का जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, अगर हम उसको कलेक्ट कर सकें, उसको अच्छे से स्टडी कर सकें, उसको देख सकें कि कहाँ ये पैटर्न चला है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और कुल मिलाकर मार्केट लगभग उसी पैटर्न को हर बार लगातार फॉलो करती है। चाहे वो एक साल की मूवमेंट को देखें आप, चाहे एक महीने की मूवमेंट को देखें, और चाहे आगे एक दिन की मूवमेंट को देखें, हर समय मार्केट्स के अंदर इस तरह की वेव्स, इस तरह की मूवमेंट्स चल रही होती है और इसी के बेस पर मार्केट चलती है। ठीक है, थ्योरी जो प्रोपाउंड की थी दैट वाज राल्फ नेल्सन इलियट। राल्फ नेल्सन इलियट, ठीक है, 1930 में प्रोपाउंड की हुई थ्योरी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है, लेकिन आज भी ये थ्योरी रेलेवेंट है। आज भी ये मानती है कि मार्केट उस पैटर्न पर चलती है, और जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है वो आज भी जो कह लीजिए कि इसी तरह के पैटर्न्स के बेस पर ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट्स की नेक्स्ट मूवमेंट्स कौन सी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया कि मार्केट जो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, इसी पैटर्न का नाम है इलियट वेव पैटर्न। इसे आप बोल सकते हैं इलियट वेव पैटर्न। ठीक है, और ये पैटर्न कहते हैं कि 5:3 के रेशियो में काम करता है। ठीक है, 5 प्राइमरी वेव्स होती है, मेन वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और 3 होती है करेक्शन वेव्स। कुल मिलाकर ये इस 5:3 के रेशियो में काम करती है। अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो मतलब जो बेसिक जो कह लीजिए साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये थ्योरी अटेम्प्ट्स टू स्टडी द जनरल साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो जनरली जो साइकोलॉजी है उसको ये स्टडी करने की कोशिश करती है। ठीक है, और जो आपको मैं बता दूं, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे भी, इस बार तो नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो एनालिसिस में जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में हम एक बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें। तो उसको अगर आप देखें, समझें, तो लास्ट में हम देखेंगे कि जो भी पैटर्न, जो भी स्टडी हम करते हैं, कुल मिलाकर सब चीजें एक तरफ रख दीजिए, मार्केट कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल वेव में ज्यादा मूव करती है। मार्केट को दो चीजें चलाती है, एक का नाम है डर, एक का नाम है लालच। बस ये दो चीजें हैं जो मार्केट को मूव करती है, फियर और ग्रीड, ठीक है। केवल ये दो फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अप और डाउन ले जाते हैं। जब फियर फैक्टर हावी हो जाता है तो मार्केट गिरने लगती है, और जब ग्रीड फैक्टर हावी हो जाता है तो मार्केट बढ़ने लगती है। फियर फैक्टर कैसे हावी होता है कि अचानक शेयर्स के प्राइस गिर गए, ठीक है। अभी ये शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे थे 280 पर, मैंने खरीदे हुए थे ये, ठीक है, और मैंने मान लीजिए इसको 150 रुपए में खरीदा हुआ था, 130 रुपए का प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ मैं दुविधा में हूँ कि अब ये प्रॉफिट कहीं, देखो इस तरह से होता है, जब आपको मैं कभी लाइव भी दिखाऊंगा उसमें किस तरह से होता है, जब आप अपना शेयर्स बेच देते हैं ना, तो बेचने के बाद या खरीदने के बाद दोनों में आपकी पोजीशन दिखाता है आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से समझो, मान लीजिए आपके पास एक्स लिमिटेड के 2000 शेयर, समझने के लिए, और इन शेयर्स को आपने खरीदा था, मान लो 150 रुपए के हिसाब से खरीदा हुआ था। अब ये शेयर्स मान लीजिए आज ट्रेड हो रहे हैं 180 रुपए पर, ठीक है। अब 180 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 30 रुपए के प्रॉफिट पर आप बैठे हुए हैं। तो 2000 गुना 30 के हिसाब से अगर मैं करता हूं तो 60,000 रुपया आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ आपके मन में दुविधा चलती है, ठीक है, आपके मतलब इन जनरली इन्वेस्टर्स के मन में दुविधा चलती है कि भाई अब मैं इसको यहाँ बेच दूं, बेच कर निकल जाऊं, ये 30 रुपए का प्रॉफिट है, ये बहुत है, 150 पर 30% मतलब 20% का रिटर्न वैसे तो काफी दिख रहा है, तो ये काफी है, क्या मैं इसको बेच के निकल जाऊं, अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, या मैं इंतजार करूं, क्या पता ये 180 से आगे और बढ़कर अभी 200 हो जाए। अब होगा क्या, अगर मान लो आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो और बेचने के बाद मान लो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, तो आपके जो डीमैट अकाउंट में जो आपकी पोजीशन है वो शो की जाएगी, वो इस तरह से दिखाएंगे कि भाई आपके पास 2000 शेयर थे ना, और मान लो तो आपने इनको 180 पर बेच दिया, और अब शेयर्स का प्राइस बढ़कर हो गया 185, तो आपके डीमैट अकाउंट में पोजीशन शो करेंगे 2000 गुना 5 के हिसाब से 10,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। ऐसे लॉस कुछ नहीं हो रहा, आपने तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन वो पूरे दिन आपको पोजीशन में, आपकी पोजीशन को ये दिखाएगा कि देखो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि ये शेयर 185 का हो सकता था, आपने 180 में बेच दिया। अब आपको लगेगा कि ये तुमने गलती कर दी भाई, 180 पर नहीं बेचना चाहिए था, ठीक है, ये तो अभी और आगे बढ़ सकता था, ठीक है। तो दो चीजें, इन दो के में ही आपको मतलब कह लीजिए कि एडजस्टमेंट बैठाना पड़ता है, फियर और ग्रीड, डर और लालच। डर इस चीज का है, अच्छा अब अगर आपने मान लीजिए यहाँ बेच दिया तो ठीक है, और नहीं बेचा और मान लो 180 से शेयर प्राइस फिर गिरकर अगर मान लो एकदम से आकर आ जाए 160, अब आपको दूसरी तरह का पछतावा होगा। 180 पर बेच दिया और बढ़कर ये 185 हो रहा है या 190 हो रहा है तो आप अलग तरह से दुखी हैं, और 180 पर नहीं बेचा और ये गिरकर 160 हो गया तो शायद आप अलग ढंग से दुखी होंगे कि यार मैंने 180 पर क्यों नहीं बेचा, ये 20 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया, 2000 गुना 20, ये 40,000 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। अब आपका मन करेगा भाई ये जो इस पे 60,000 मतलब इस पे कौन सा प्राइस हो गया अभी ना जो मैं बोल रहा हूँ 160, इस प्राइस पर अगर मैं बेच रहा हूँ तो एक तरह से भाई मैं तो 10 रुपए पर शेयर ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जबकि मुझे तो 30 रुपए पर शेयर प्रॉफिट मिलने वाला था। तो इनके बीच में बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है आप एक अच्छे भले प्रॉफिट पर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, 150 का खरीदा हुआ 180 का बिक रहा है, तब आपने बेचा नहीं और हो सकता है फिर बाद में गिरते गिरते 100 रुपए पर पहुंच जाए, तो जहां कहाँ तो आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा था, कहाँ 33% का लॉस। मार्केट दोनों तरफ से चलती है, मार्केट को कोई इस तरह से फिक्स स्टडी नहीं कर सकता। तो दो फैक्टर्स इसको चलाते हैं, फियर फैक्टर, आप इसको यूं भी कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म, ठीक है, आशावादिता, ठीक है, और ग्रीड
डर एक तरह से, जिसको हम पेसिमिज्म बोल सकते हैं या पेसिमिस्टिक। तो इन्वेस्टर्स की ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक जो विचारधारा है, वो ही कुल मिलाकर मार्केट को चलाती है। और उससे क्या होता है कि उससे, क्योंकि बार-बार एक ही तरह की जो साइकोलॉजिकल जनरल वेव्स लोगों के दिमाग में एक तरह की बनती है, उसको स्टडी किया जा सकता है और उसी स्टडी के बेस पर ये इलियट वेव थ्योरी काम करती है। ठीक है, उसी चीज को इसमें स्टडी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो बेसिकली, जिसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ठीक है, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई इन्वेस्टर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, हमेशा पेसिमिस्टिक होता है। ये उसका माइंडसेट है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका माइंडसेट कैसा है। लाइक लॉकडाउन सिचुएशन में हो सकता है मोस्ट ऑफ सभी इन्वेस्टर्स का माइंडसेट पेसिमिस्टिक हो गया हो। शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस पर, बहुत गिरे हुए प्राइस पर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था पता नहीं अभी तो एक 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, कब तक ये सिचुएशन रहेगी। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया ही खत्म हो जाए इससे, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो मतलब लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आशावादी भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं। अब देखा जाए तो सिचुएशन अभी भी जहाँ की तहाँ है, कोविड इम्पैक्ट तो अभी भी है, लेकिन अब मार्केट मूव होने लगी, बढ़ने लगी, तो अब उस प्राइस को आप 125 या 120 रुपए पर खरीदने का मन नहीं कर रहा था। अब 190 पर पहुंच गया, तो अब सोच रहे हैं यार खरीद लें, क्योंकि जिस ढंग से बढ़ता आ रहा है, हो सकता है 190 से बढ़कर कहीं ये 250 ना हो जाए। तो आज भी अगर मैं इसमें लग जाता हूँ, इस ट्रेन में चढ़ लेता हूँ, तो यहाँ से भी मेरा प्रॉफिट मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट ट्रेवल करती है। तो ये फियर फैक्टर और ग्रीड फैक्टर, लालच और डर, ये कुल मिलाकर मार्केट को चलाते हैं। और जब ये चलाते हैं तो जनरल टेंडेंसी लोगों की जो बनती है, उसी नेल्सन इलियट। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी जो है किस रूप में काम करती है, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट वर्क्स इन रेशो या मार्केट मूव्स इन रेशो ऑफ 5:3। 5:3 के रेशियो में मूव्स करती है। ठीक है, तो 5 मूव्स जो हैं, 5 वेव्स मूव्स इन मेन डायरेक्शन। ठीक है, और जो 3 वेव्स हैं, उनको, जैसे कि मैंने बताया, इनको हम करेक्शन वेव्स बोल सकते हैं। तो ये मेन ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंड्स को बनाती है, और ये करेक्शन वेव्स, 3 इसमें करेक्शन वेव्स होती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो मेन वेव्स जो हैं, उनको हम डिनोट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और इनको हम स्मॉल ए बी सी भी लिख देते हैं, कैपिटल ए बी सी भी लिख देते हैं। इनको जनरली हम ए बी सी के रूप में चलते हैं, लेकर चलते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो करेक्शन इनके अंदर भी आती है। तो वेव 1 हाई अप वाली, वेव 2 फिर इसके बाद करेक्शन करेगी, लो हो जाएगी, वेव 3 और हाई, वेव 4 फिर से करेक्शन, और वेव 5 जो है हाई। उसके बाद फिर इसमें करेक्शन शुरू होगी। वेव जो आपकी करेक्शन वेव ए है, वो उसको डाउन पर लेकर जाएगी, लो। ठीक है, वेव बी है, उसको फिर से थोड़ा सा उठाएगी, और वेव सी जो है उसको फिर से डाउन की तरफ लेकर जाएगी, लो की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, और अगर बियरिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड अगर है, तो पहली वेव गिरेगी, लो, दूसरी वेव हाई, तीसरी वेव फिर से लो, ठीक है, चौथी वेव फिर से हाई, थोड़ी सी करेक्शन होगी, पांचवी वेव में फिर से गिरावट, फिर ये करेक्शन होगी इनमें ए बी और सी के रूप में। ठीक है, यहाँ इसमें करेक्शन आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप फिर से करेक्शन देखेंगे, लो के बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन होगी हाई की तरफ, फिर इसके बाद फिर से गिरावट,
और उसके बाद फिर से थोड़ी सी करेक्शन, और इसके बाद ये करेक्शन वेव्स के बाद अब डिपेंड करता है कि द ट्रेंड में बी कंटिन्यू और मे बी रिवर्स्ड। वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। अगर वो रिवर्स होता है तो यहाँ से इसको ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू होने का मतलब अब यहाँ से 1 2 3 4 5 ए बी सी आई। ठीक है, पहली हाई, अगली लो, फिर हाई, फिर लो, फिर इसके बाद हाई, फिर इसके बाद करेक्शन, फिर अप साइड में करेक्शन, फिर डाउन साइड में करेक्शन, और उसके बाद फिर से ये इसी पैटर्न पे शुरू होगी, 1 हाई 2 लो 3 हाई 4 लो, तो समझ लीजिए वो वेव कंटिन्यू। लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए वेव 1, ये ए बी सी के बाद फिर से अगली वेव भी गिरावट की तरफ आती है, चेंज हो जाती है, तो इसको बोलेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक्स आपको इनके बारे में बताया। ठीक है, इनको हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और उनको ए बी सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी जो मेन वेव्स हैं, इन वेव्स का नाम है इम्पल्सिव वेव्स। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछा भी जा सकता है, इम्पल्सिव वेव्स। और ये जो दूसरी जो है ए बी सी वाली, ये 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, ये इम्पल्सिव वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, और जो ए बी सी से जिनको हम डिनोट कर रहे हैं उन्हें हम करेक्शन वेव्स भी बोलते हैं, करेक्शन वेव्स। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन इम्पल्सिव वेव्स में वेव 1 3 और 5 ये फॉलो करती है मेन ट्रेंड को। ठीक है, और वेव 2 और 4 रिवर्स चलती है। ठीक है, और करेक्शन वेव्स में आपको पता है कि यहाँ इसके बाद 5 तक बढ़ेगी। अभी मैं इसका ग्राफिकली बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 5 तक फिर बढ़ी और उसके बाद ए में करेक्शन आएगी। ठीक है, तो ए और बी जो है ये तो रिवर्स चलेगी, और जो ए और सी सॉरी, और बी जो है वो ट्रेंड्स के साथ चलेगी, फॉलो द ट्रेंड या इन डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। ठीक है, करके बताता हूँ फिर उससे अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड, तो ये वेव कैसे काम करेगी, और जो मैं बात बोल रहा हूँ साथ साथ उन पर ध्यान जरूर देना भाई। ठीक है, समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सीधी लाइन भी खींचने की कोशिश करूंगा। पहले जरा आप देखिए, हाँ थोड़ा सा एक बार स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यस, तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए मार्केट ने की मूवमेंट्स को हमने पकड़ा। ठीक है, ये चार्ट है आपका। ठीक है, चार्ट आप बनाएं वाई ओ एक्स के रूप में बनाएं तो ठीक, ग्राफ के रूप में, नहीं तो वैसे भी सिंपल वेव बनाकर भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से काम करेगी जरा वो देखिए। तो वेव 1, ये है वेव 1, अप डाउन, अप साइड में। ठीक है, वेव 2 करेक्शन, ये वेव 2। ठीक है, फिर उसके बाद वेव 3, ये सबसे बड़ी वेव होती है। ठीक है, वेव 3। ठीक है, अगेन वेव 4। ठीक है, फिर वेव 5। ठीक है, ये मेन वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, इनको मैं बोल रहा हूं ये इम्पल्सिव वेव्स हैं। दीज आर इम्पल्सिव वेव्स। ठीक है, जिसमें अब आप देख रहे हो ये 1, ठीक है, 3 और 5। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ने का। तो ये देखो 1, ये आपका 3 और ये आपका 5,
ये मेन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आप 2 को देखिए और 4 को देखिए, ये 2 और 4 रिवर्स, ये मैं कहना चाह रहा था। और फिर इसके बाद करेक्शन वेव्स आएगी, ठीक है। अभी बहुत एक्सप्लेनेशन बाकी है इसके बारे में, ठीक है। पहले जरा पर थोड़ा सा पिक्चराइज कर दूं इसको। ये आपकी करेक्शन वेव्स ए, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन और उसके बाद फिर सी, ए बी और ये सी, ठीक है। इस तरह से ये वेव चलेगी। अब आगे देखो, आगे अब ये ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन भी हो सकती है और ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू है तो कैसे चलेगा? तो अब यहाँ सी के बाद फिर से वेव 1 शुरू हो जाएगी। वेव 1, वेव 2, वेव 3, ठीक है, वेव 4, वेव 5, देन करेक्शन वेव्स ए बी सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ए बी सी, ठीक है। इस तरह से ये अभी ये है ट्रेंड कंटिन्यू है, इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यू। ये इंपल्सिव वेव्स, ये करेक्शन वेव्स, उसके बाद फिर से इंपल्सिव वेव्स, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर चल रहा है तो मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में चल रही है। लेकिन अगर अब मैं यहां से इसको अलग कलर में आपको दिखाता हूं, अगर मार्केट ट्रेंड बदलती, अब यहाँ सी, ये जो आपका आ गया ए बी और ये सी आया, अब सी के बाद मान लीजिए मार्केट जो है बढ़ती नहीं है, ठीक है, और या थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर अप करके उसके बाद फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई, ठीक है। ये ऐसे इस तरह की मूवमेंट्स ले ली तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। क्या मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रही थी, बुलिश ट्रेंड में चल रही थी, वो बुलिश से बियरिश ट्रेंड में आ गई है। तो अगर ये कंटिन्यू चलता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, इसको तो बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और ये अगर इस रूप में अगर बदल देती है यहाँ से अपना रास्ता तो इसे हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो और इनको नोट कर लो, ये आपके काम आएगी। ये नहीं कि आप किसी भी तरह से आप कोई भी ट्रेंड लाइन इस तरह से बना देंगे। ध्यान रखो इसके कुछ रूल हैं, ठीक है। अब उसको समझो। ट्रेंड जो अपनी मेन जो इम्पल्सिव वेव 2 है उसके लो को देखिए। लो का मतलब, लो और हाई का मतलब समझ रहे हो ना? ये नीचे वाला इसको बोलेंगे हम लो, इसको बोलेंगे हाई। तो 2 के लो को देखो, ये 2 का लो है ये, ठीक है। अब 2 का जो लो है, ठीक है, ये टच नहीं कर सकता वेव 1 के लो को, ठीक है। वेव 1 का लो कहाँ है? ये रहा। वेव 2 का लो कहाँ बन रहा है? ये रहा। मतलब वेव 1 आई, ऊपर बढ़ी, उसके बाद वेव 2 गिरावट की तरफ आई, ठीक है, लेकिन इतना नहीं गिर जाए कि वेव 1 के लो को टच कर जाए, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ लिख दूं, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं और आप इसको जरूर लिख लें, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस वेव कांट टच, ठीक है, और क्रॉस द लो ऑफ वेव 1। ये जो वेव है, इस वेव का जो लो बन रहा है, ये इस वेव 1 का जो लो है, यहाँ ना तो यहाँ इसको टच करेगा ना इसको क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यूं आ जाए। तो इसका मतलब फिर ये भाई यहाँ पर ये इलियट वेव पैटर्न नहीं है। हम इसमें हम ये समझ रहे कि इलियट वेव पैटर्न है या नहीं। इलियट वेव पैटर्न के लिए ये कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब जरा ध्यान से फिर से समझिए अगली बात को, ठीक है। अब जो वेव 3 है, ये जो वेव होगी लॉन्गेस्ट वेव होगी, लॉन्गेस्ट वेव, सबसे लंबी वेव वही होगी। और इसका जो हाई बनेगा
वो पिछले वाले हाई वेव 1 के हाई से ऊंचा होगा। ठीक है, तो वेव 3 के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि वेव 3 मस्ट बी लार्जर देन वेव 1। ठीक है, पहली बात लार्जर देन वेव 1, वेव 1 से बड़ी होगी, लंबी होगी, बल्कि सबसे लंबी वेव यही होती है। अब ऐसा क्यों होता है हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर पहले आप देख लो कि होता क्या है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है वो हम समझेंगे, वो साइकोलॉजिकल क्या रीजन है उसको हम समझेंगे। तो लार्जर देन वेव 1 से जो है लंबी होगी, और दूसरा ठीक है हाई ऑफ वेव 3 विल बी हायर देन वेव 1, हायर देन हाई ऑफ वेव 1। इसका जो वेव 3 का जो हाई बन रहा है ये है इसका हाई, हाईएस्ट, और ये जो वेव 1 की जो हाई थी उसकी जो चोटी थी उससे ऊपर लगेगा, उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, वेव 4 में फिर से करेक्शन आएगी। ठीक है, और ये जो है ये वेव 4 जो है ध्यान रखें ये डाउन होगी, लेकिन डाउन होकर इतनी डाउन ना हो जाए कि वेव 2 के हाई को टच कर जाए। देखो वेव 2 का हाई कहाँ है, ये रहा। तो गिरावट आएगी लेकिन वेव 2 के हाई से फिर भी ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक साथ देखो सारा मिक्स ना हो जाए, आप मेरे साथ साथ नोट करते चलें, समझते चलें। तो वेव 4 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेव 4 के बारे में जो कह सकते हैं कि इसका जो लो है, लो ऑफ वेव 4 can't touch the high of wave 2। वेव 2 का जो हाई बन रहा था ये वाला हाई था। ठीक है, वेव 2 का हाई यहीं से शुरू हुआ था, वेव 2 के हाई को भी टच नहीं कर सकता, उससे ऊपर ही रहेगा ये। ठीक है, ये देखिए इससे ऊपर है। ठीक है, और फिर इसके बाद वेव 5 होगी, वेव 5 फिर से ऊपर होगी, थोड़ी सी वेव 3 से छोटी होगी, कारण अभी हम इनको समझने वाले हैं। और वेव ए बी सी की आप समझ लीजिए, ये ए बी सी, ये देखो वेव 5 है उसके अंदर अंदर ही सिमट लेंगे। ठीक है ना, तो ऑल करेक्टिव वेव्स विल कंप्लीट विद इन वेव 5। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें यहाँ लिखूंगा तो इसमें सब मिक्स हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑल 3 करेक्शन वेव्स विल कंप्लीट, ठीक है, विद इन वेव 5। तो वेव 5 के अंदर, वेव 5 की ये लंबाई है, इसके अंदर अंदर ही होली है। देखो जरा देखो, वेव 5 की लंबाई यहाँ है, तो इसका मतलब वेव 5 के अंदर ही ये सिमट लेगी। वेव 5 की जो लेंथ है उसके अंदर ही तीनों करेक्शन आ लेनी चाहिए, ए बी सी। ठीक है, सो हम यूं भी कह सकते हैं करेक्शन वेव सी कांट टच, ठीक है, द लो ऑफ वेव 5। ठीक है, इनको ये ए बी सी नाम अलग से इसीलिए दिए ताकि हम इसमें आइडेंटिफाई कर सके। जब मैं ए बी सी बोल रहा हूँ तो मैं करेक्शन वेव की बात कर रहा हूँ, और जब मैं 1 2 3 4 5 बोल रहा हूँ तो मेन इम्पल्सिव वेव्स की बात कर रहा हूँ। और आगे फिर डिपेंड करेगा ट्रेंड से कंटिन्यू है या ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, वो आगे करेक्शन वेव्स के बाद क्या सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इस तरह की चीजें बन क्यों रही हैं। देखो मार्केट में वेव 1 जनरली आ जाती है किसी शेयर्स को लेकर, कोई एक अच्छी न्यूज आई, ठीक है, कोई उसका अच्छा रिजल्ट आया, कोई एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई, या मार्केट में एक अपने आप में पॉजिटिविटी आ गई, तो लोगों ने शेयर्स को खरीदा, और शेयर खरीदने के बाद जाहिर सी बात है शेयर्स का प्राइस बढ़ ही जाता है, तो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया। अब वेव 2 क्यों आएगी कि मार्केट में, अब ध्यान से समझते चल रहा है, ये सब चीजें मेरे लिए अब यहाँ लिखवाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आपको ये लिखनी है, ये सब बातें समझानी है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो वेव 1 के बारे में आप बताएंगे
कि ये जो इनिशियल वेव है, और जब मार्केट में एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन होती है तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में चल रही होती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक इन्वेस्टर से एक अच्छी गुड फीलिंग के रूप में होते हैं और वो किसी शेयर्स में रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो शेयर्स का प्राइस बढ़ने लगता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार ये शेयर्स बहुत सस्ता मिल रहा है, ये बहुत अंडर प्राइस है, क्यों ना इसको खरीदा जाए, वो खरीदते हैं, या किसी शेयर से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। 2019 में एक शेयर इशू आया था, इशू हुआ था, नया इशू उसका हुआ था आईपीओ के बाद, न्यू लिस्टेड, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। और वो शेयर मात्र जो है 5-10 रुपए का शेयर था, और उस शेयर्स को लेकर जो कह लीजिए कि इतना ज्यादा प्रचार हो गया, लोगों ने कहा कि भाई ये तो भाई आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 10 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, ठीक है, रेल विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो उस समय जैसे ही वो आया, वो शेयर शुरुआत में ही कह लीजिए कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, ठीक है। 2 दिन तक मार्केट में, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, 2 दिन तक मार्केट में ये सिचुएशन थी कि केवल खरीदार थे, ओनली बायर्स वर देयर, कोई बेचने को तैयार नहीं था, सेलर्स नहीं था, ठीक है। तो एकदम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें बन गई उससे। फिर लोगों को लगने लगता है, अब जिसने वो शेयर 10 रुपए का खरीदा, 25 रुपए का हो गया, अगर 1000 शेयर खरीद रखे हैं उसने, अब 1000 गुना 10, 10,000, 10,000 के 25,000 मिल रहे हैं, अब वो सोचेगा यार कल किसने देखा, अपने बेच के हटो, कोई और शेयर में इन्वेस्ट करो, कोई और शेयर खरीदो, ठीक है। मार्केट में शेयर्स को लेकर अभी भी दिलचस्पी बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगने लगेगा। तो वेव 1 इसलिए आती है, पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव न्यूज होती है शेयर्स को लेकर, और लोग खरीदते हैं। और वेव 2 इसलिए आती है कि बीच में फिर कुछ लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग की सोच लेते हैं। तो कुछ लोग जो है वेव 2 इसमें आएंगे कि कुछ इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि यार शेयर्स का प्राइस तो बहुत ज्यादा हो गया, अब 10 शेयर 25 और 25 रुपए में बिका वो शेयर, ठीक है, 10 से 25 हो गया है भाई, ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है, तो ये काफी ओवर वैल्यूड हो गया, इससे ऊपर और क्या जाएगा, तो वे प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उस वजह से जो शेयर्स का प्राइस थोड़ा सा गिरेगा। अब होगा क्या, मैं उसी शेयर्स के बेस पर बात कर रहा हूँ, अब उस शेयर्स का प्राइस गिरा, अब लोग जो 25 पर खरीदने का इंतजार कर रहे थे और शेयर मिल नहीं रहा था, 25 से भी ऊपर जा रहा था, वो शेयर 20 पर आया, उन लोगों को क्या लगेगा, अरे चलो 20 पर आ गया है, फिर पता नहीं कहीं दोबारा महंगा ना हो जाए, चलो हम खरीद लेते हैं, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, और शेयर्स का प्राइस फिर से बढ़ने लगा। उधर से जिन्होंने बेचा उन्होंने देखा, अरे मैंने तो 25 पे बेच के गलती करी, भैया जो 20 पर आया, लेकिन अभी ये तो 28 पर होता जा रहा है, तो 30 पर होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, शायद मैंने बेच के गलती की, वो लोग भी खरीदना शुरू कर देंगे, और इससे ये जो थर्ड वेव है बहुत बड़ी, बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है, और मार्केट को एकदम से ऊपर उठा देती है। जनरल टेंडेंसी इस तरह से चलती है मार्केट की। उसके बाद फिर से वही प्रॉफिट बुकिंग की बात आएगी, जो लोग पूरा एनालिसिस करके चलते हैं, उनको लगता है नहीं यार हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस शेयर से, इतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, वो लोग फिर से बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर रह जाते हैं यहाँ, यहाँ से अब रिस्क शुरू हो जाता है मेरे लिए, यहाँ बढ़ने के चांसेस वैसे कम है मार्केट के, क्योंकि मार्केट पहले ही ओवर प्राइस हो चुकी है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये शेयर की हिस्ट्री को देखकर करेंगे, अरे ये शेयर 10 से चला था भाई, 2 महीने में 25 हो गया, अगले 2 महीने में तो इसका मतलब 50 हो जाएगा, इस उम्मीद में खरीदने वाले वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, उस शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवर प्राइस हो जाएगा, और मार्केट जब ओवर प्राइस हो जाती है तो अपने आप में फिर करेक्शन आती है फिर, ठीक है, तो उसके बाद फिर करेक्शंस आएंगी, ठीक है, जो उसका जो ओवर प्राइस है उसको जो कह लीजिए कि न्यूट्रलाइज करने के लिए करेक्शन वेव जाएगी, कुछ लोग शेयर्स बेचेंगे, कुछ देखकर मौका देखकर खरीदेंगे, कुछ फिर बेचेंगे, इस तरह से, और उसके बाद अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहता है उस शेयर्स को लेकर, तो ये ट्रेंड इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, और नहीं तो अगर लगेगा लोगों को बस भाई अब इसमें दिलचस्पी खत्म, अब इसमें इंटरेस्ट शायद नहीं है, तो वो फिर गिरावट की तरफ चलने लग जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं, इलियट वेव कहते हैं कि जो है इलियट जो है ये कहते हैं कि इलियट वेव के अनुसार जो है ये मार्केट इस वजह से जो है ट्रेंड कर रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि ये जो अगर आपका बियरिश ट्रेंड है तो कैसे बनेगा, ठीक है, एक ग्राफ उसका और देखेंगे,
ठीक है, आपको दोनों बना के समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। अब बियरिश ट्रेंड मार्केट में किस तरह से काम करेगा। बियरिश ट्रेंड में भाई मान लीजिए शेयर्स का प्राइस गिरा एकदम, कोई बैड न्यूज आई शेयर्स को लेकर, कोई अच्छा शेयर है मान लीजिए, गिरावट हुई, ठीक है, वेव वन। अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार इसमें तो मौका है, ये शेयर्स गिर गया तो चलो हम इसको खरीद लेते हैं, उन्होंने इसको खरीदा, ये वेव टू बन गई, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर भी वही है, मैं बताता चल रहा हूँ अब साथ साथ कि वेव वन का जो लो बना, ठीक है, वेव टू जो है अब ऊपर तो उठाएगी इसको, लेकिन वेव वन के हाई को टच नहीं करेगी, ठीक है। एक बार नए सिरे से दोबारा बना देता हूं मैं इसको, यहां बना देता हूं, ठीक है। देखो ये वेव वन गिरावट वाली, वेव टू करेक्शन की तरफ। अब देखो इसका हाई कहाँ है, इसका हेड कहाँ है, यहाँ है। तो करेक्शन तो आएगी, लेकिन इतनी करेक्शन नहीं आएगी कि वापस इसको वहीं ले जाए जहां से चला था, ये वेव टू। फिर इसके बाद वेव थ्री, सबसे बड़ी गिरावट के रूप में, एकदम मार्केट में लोगों को लगेगा कि बस अब ये शेयर बेकार है, अब तो ठीक है, लोग बेचकर निकलना चाहेंगे। वहीं फिर लोगों को फिर कुछ को मौका लगेगा, वो फिर से कुछ खरीदेंगे, लेकिन ये खरीदने के बाद भी ये जो टू का जो हाई बना हुआ था, ठीक है, या लो, ये जो लो बना हुआ था, इवन टू का जो लो था उसको भी टच नहीं करेगा ये, ठीक है, इसके अंदर ही खत्म हो जाएगा ये देखिए। और उसके बाद फिर से अब शेयर इतना गिर जाएगा कि वो अंडर प्राइस हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है, फिर करेक्शन वेव शुरू हो जाएगी उसमें। ये मार्केट का क्लियर कट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ करेक्शंस आएंगी, करेक्शन के रूप में शेयर प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन ए, ठीक है, बी फिर से हल्की करेक्शन, और फिर सी। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो वेव 5 है इसकी टोटल लेंथ के अंदर ये तीनों वेव खत्म हो जाएंगी, ये देखो, ये तीनों इसके अंदर अंदर ही सिमट कर रह जाएगी, ये नहीं कि इस वेव सी जाकर इसको टच कर रही है, ठीक है। और अब इसके बाद अगर यही पैटर्न आगे चलना है कंटिन्यूशन, तो ऐसे चलेगा, फिर से गिरावट आएगी, फिर से करेक्शन होगी, फिर से बड़ी गिरावट, फिर से करेक्शन, और फिर करेक्शन वेव, इस तरह से। और अगर ये बदलता है तो यहाँ से हो सकता है फिर ट्रेंड बदलना भी शुरू हो जाए, ये बदल सकता है, ठीक है। इस बेस पर, इस मार्केट पैटर्न पर जो इलियट वेव थ्योरी काम करती है। और ये ऐसा होता क्यों है उसके पीछे मैंने आपको बता ही दिया, इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक उन्होंने जो लगाया वो यही है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो कह लीजिए कि इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी है ना, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक होना, वो इसको ड्राइव करती है, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको ये बताऊं कि भाई बुलिश ट्रेंड में वेव वन, वेव टू, थ्री, ठीक है, वेव थ्री और वेव 5 और करेक्शन वाली वेव बी, ये अप ट्रेंड में चलेगी, बढ़ेगी। और इसके अलावा जो इम्पल्सिव वेव्स हैं, वेव टू, वेव 4, वेव ए और वेव सी, ठीक है, ये डाउन साइड में चलेगी। और जब बियरिश ट्रेंड होगा तो भी आप देख लो, बियरिश ट्रेंड में वेव वन, वेव थ्री, वेव 5, ठीक है, और करेक्शन वाली में वेव बी, ये डाउन साइड में चलेगी नीचे की तरफ, ठीक है। वेव टू, वेव 4, वेव ए और वेव बी, ठीक है, ये अप साइड में करेक्शन रूप में चलेगी, ठीक है। और बाकी जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको बताई दी कि इसमें जो और कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको ध्यान रख लीजिएगा। कि जैसे बुलिश ट्रेंड के केस में मैंने आपको बताया कि वेव वन का जो हाई है, ठीक है, वेव वन का जो लो है वेव टू का लो उसको टच नहीं करेगा, ठीक है।
इसी तरह से वेव 3 हाईएस्ट वेव होगी, ठीक है, और इसका हाई जो है वेव 1 के हाई से ऊपर बनेगा, ठीक है। ये जो सारी कंडीशंस है वो मैंने आपको बताई दी है। तो इस तरह से ये इलियट वेव थ्योरी है, और ये कहते हैं कि मार्केट हर साल, हर दिन, ठीक है, लगातार हर दिन की जो भी मार्केट के मूवमेंट्स हैं ना, उसके अंदर ये वेव चलती रहती है। मतलब ये जो वेव आई है, ठीक है, इसके अंदर भी वेव्स चल रही हैं। इसके अंदर ये जो बड़ी वेव आपको नजर आ रही है, मान लो पूरे दिन का ट्रेंड है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा ही ट्रेंड चल रहा होगा, और उसके अंदर भी फिर ऐसा ही ट्रेंड चल रहा होगा, और उसके अंदर भी ऐसा ही। तो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, ठीक है, इसी तरह की मार्केट्स मूवमेंट्स चल रही होती है, इसी तरह की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मार्केट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इलियट वेव थ्योरी है, और बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सिंपल है, बस इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो आपको जरूर करना आना चाहिए कि वेव 1 है तो वेव 1 क्या बता रही है, वेव 2 है तो हमें क्या बता रही है, 3, 4, 5 का क्या मतलब है, करेक्शन वेव्स का क्या मतलब है, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, इम्पल्सिव वेव्स क्या है, करेक्शन वेव्स का मतलब क्या है। तो वो सारा आपको इसमें पता होना चाहिए कुल मिलाकर। अदरवाइज देखा जाए तो 5:3 के रेशियो में 5 और 3 8 वेव्स की डायरेक्शन को समझना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे इससे आगे। कुछ एक टूल्स और बस